नमस्कार। समय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बट आज हम कक्षा 12वीं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। देखते हैं। पहले देखो, यहां लिखा हुआ है अपने ड्रीम 100, यानी हमें भी कोशिश करनी है 100 में से 100 नंबर लाने की। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, ये अपने अर्जुन नागर, यहां नाम लिखा हुआ है। देखो जूम कर देता हूं, देखना। ज्योग्राफी में इसके जो नंबर हैं वो है 100 में से 100। तो अपने को भी कोशिश करनी है कि अपने भी 100 में से 100 नंबर आए, और ऐसा प्रयास करना है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश ही नहीं करे तो देखो तो गलत बात है। पहला प्रश्न देखो, निम्न में धात्विक खनिज नहीं है। प्रश्न की शैली देखनी है, उसने पूछा है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। नहीं है कि धात्विक खनिज कौन सा नहीं है आपको पता लगाना है। तो लोहा ये धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, और तांबा भी क्या है, धात्विक खनिज। तो कौन सा नहीं है? लास्ट ऑप्शन है आपके कोयला। कोयला क्या है? कोयला एक अधात्विक खनिज है, ध्यान रखना है। कोयला क्या है? अधात्विक खनिज। बड़े आराम से समझना है इसको। देखो खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म की बात करें तो इस आधार पर जो खनिज होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो हो जाएंगे आपके धात्विक खनिज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना है कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो खनिज है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। इधर लिखते हैं इसको, अधात्विक खनिज। देखो अधात्विक खनिज। अब बात करते हैं धात्विक खनिज की। तो धात्विक खनिज का आगे वर्गीकरण किया गया है लोह अंश की मात्रा के आधार पर, यानी लोहे की जो मात्रा है, लोहे का जो अंश पाया जाता है उसके आधार पे फिर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो लोह धातु खनिज, ध्यान रखना है, लोह धातु खनिज, और एक अलोह धातु खनिज। ध्यान रखना है, दोबारा समझ लेना अच्छे से कि जो खनिज है उनको रासायनिक भौतिक गुणधर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो धात्विक और एक अधात्विक। अब यहाँ डेफिनेशन पूछ लेता है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। फिर हमने बात की धात्विक खनिज को लोह अंश की मात्रा के आधार पर, यहां ध्यान रखना है, लोह अंश की मात्रा के आधार पर लोह खनिज या लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जिसमें लोह अंश की मात्रा पाई जाती है लोह धातु खनिज, और जिसमें नहीं पाई जाती अलोह धातु खनिज। ऐसे अब अधात्विक खनिजों की बात करते हैं तो इनका ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, फिर भी इतना सा ध्यान रखना है कि इनको एक तो कार्बनिक उत्पत्ति के खनिज, ये ध्यान रखना है, कार्बनिक उत्पत्ति के खनिज और अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिजों में इनका वर्गीकरण किया गया है। कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिज जो हैं वो अधात्विक खनिज हो जाएंगे। जैसे हम यहां बात करते हैं, समझना, जो कोयला है ये, अब इनमें से पूछ ले कोयला है तो कार्बनिक है या अकार्बनिक है? तो आपको पता है कोयले को जलाने से कार्बन की उत्पत्ति होती है, तो ये अधात्विक खनिजों में भी कार्बनिक उत्पत्ति का खनिज है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं? हम भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखो पहला है गंगा के मैदान, ये नहीं है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश बिल्कुल नहीं है, और भारत के तटीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, जहां ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया होती है वो समुद्री भागों में होती है, और समुद्री भाग जो तटीय क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। ये प्रश्न दूसरे तरीके से आ जाए, भाई आपको लिखना है, ऑप्शन नहीं है सामने, तब आपको यही लिखना है कि जो तटीय क्षेत्र है, अब भारत की बात हो या किसी भी देश की बात हो तो वहां के तटीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बॉक्साइट जो अयस्क है खनिज आपके, उससे बॉक्साइट से किसका विनिर्माण किया जाता है? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा एल्यूमिनियम। डायरेक्टली आंसर देखो आप, एल्यूमिनियम का जो विनिर्माण होता है वो बॉक्साइट से होता है। अब उल्टा पूछे आपसे कि एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई? बॉक्साइट का किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो इस्पात बनाया जाता है, लोह अयस्क में मैग्नीज मिलाया जाता है। याद रखना इसको अच्छे से कि लोह अयस्क के प्रगलन में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं परंपरागत और अपरंपरागत, ये ढंग से याद कर लेना है। यहाँ परंपरागत स्रोत पूछा है, ठीक है, अपरंपरागत भी पूछा जा सकता है आपसे, तो कोयला ये भी परंपरागत है, नेचुरल गैस जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं ये भी क्या है, परंपरागत है, पेट्रोलियम भी परंपरागत है। तो उक्त सभी यहाँ पर जो दिए गए हैं आपको, ये सारे ऊर्जा के कौन से स्रोत हो जाएंगे, परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा याद करने अपरंपरागत स्रोत, जिन्हें हम नवीकरणीय भी कहते हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जितने भी हैं आपके। अगला देखो, गेल की स्थापना, गेल की स्थापना कब हुई थी, तो गेल की स्थापना 1984 में हुई है। और गेल की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो याद करनी है आपको, ये फुल फॉर्म में पूर्ण रूप आपसे पूछ ले, गेल का पूर्ण रूप लिखी है तो ध्यान रखना है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना याद करनी है और इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब हुई है गेल की, 1984 में। या पूछ ले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, तो सन 1984 यानी 1984 में इसकी स्थापना हुई। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो यहीं से आ जाएगा, जितने भी प्रश्न है इसमें आज करवा देंगे तुम्हें। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछी है, कौन सा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना देख लो 1948 में हुई है। किसकी पूछी है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछी है, कब हुई है, 1948 में। अब इससे रिलेटेड और क्या पूछेगा, देखो ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई है, 1954 में हुई है, ठीक है। अब इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, 1967 में, ढंग से याद करना है। नाम क्या रखा, भाभा परमाणु अनुसंधान, ढंग से याद करना है। इधर देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 में हुई है, फिर ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1954 में हुई है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया, भाभा परमाणु अनुसंधान, ठीक है। कब किया, 1967 में। ये तीनों के तीनों आपको ढंग से याद करना। वैसे गेल की स्थापना याद करनी है, फिर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, उसके बाद ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, और उसका नाम परिवर्तित किया 1967 में, क्या किया, भाभा परमाणु अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, भारत में जो कोयला क्षेत्र है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, झरिया। अब ये देखो, तो फर्स्ट यानी पहला सबसे जो बड़ा क्षेत्र पूछा है वो हो जाएगा आपका झरिया। दूसरा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, रानीगंज, सेकंड। ये ध्यान रखना है, पहला और दूसरा, जरूरी नहीं पहला ही पूछे, दूसरा भी पूछ सकता है, तो दोनों याद करने, पहला पूछेगा तो झरिया और दूसरा हो जाएगा रानीगंज। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर कहा है ONG और C, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये पूछ रहा है, तो 1956 में हुई थी। भाई यहाँ पर जो आपके अधिकतर आयोग से रिलेटेड प्रश्न आता है इसी चैप्टर में से हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बनता है, ध्यान रखना है। तो ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई है, तो आप बताना 1956 में हुई है, कब हुई है, 1956 में। अब इसका पूर्ण रूप देख लीजिए, पूरा नाम आपसे पूछ ले तो पूर्ण रूप क्या है भाई, यहाँ देख लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ध्यान रखना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका पूर्ण रूप है ONGC, जिसे हम कह रहे हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है। स्थापना 1956। ढंग से याद कर लेने अच्छे से, बार बार दोहराने से कोई चीज अच्छे से याद हो जाती, रट्टे मारने से बेहतर है। नेक्स्ट देखो, भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, आपने पढ़ा होगा भरमौर जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। और उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गद्दी जनजाति निवास करती है, गदियाली भाषा बोलती है, ऋतु प्रवास करते हैं, प्रयास नहीं प्रवास है, ठीक है, याद रखना है, प्रवास पढ़ा है आपके चैप्टर में है, ठीक है। कौन सी जनजाति हो जाएगी, गद्दी जनजाति। अब पूछेगा गद्दी जनजाति का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र से, ठीक है। लेकिन उससे बढ़िया प्रश्न देखो आप कि जो भरमौर क्षेत्र है, जो आपको यहां दे रखा है भरमौर क्षेत्र, इसको अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया, भरमौर जो क्षेत्र है उसको अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 नवंबर 1975 को, 1975 ढंग से याद कर लेना है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र, इसको अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में शामिल कब किया गया है, 21 नवंबर 1975 से। कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गद्दी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कौन सी भाषा बोलती है, तो गदियाली भाषा बोलती है, ठीक है।
अब देखो, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से है, यानी इंदिरा गांधी नहर कहां से निकल रही है, तो ध्यान रखना है, एक नदी इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। सतलज और व्यास दो नदियां हैं, सतलज और व्यास नदी के संगम पर, देखो इधर दिख रहा है, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना है आपके एक बांध, जिसे कहते हैं हम हरिके बैराज। क्या कहते हैं, हरिके बैराज। ठीक है, आप कहोगे यहां बांध लगा हुआ है ऑप्शन में, देखो बैराज किसे कहते हैं, बैराज आपको ध्यान रखना है, बैराज किसे कहते हैं कि जिस बांध का या जिसका विकास नहरी तंत्र और जो सिंचाई प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए किया जाता है, उसे बैराज कहा जाता है। हरिके बैराज हरिके नामक स्थान पर है। स्थान कौन सा है, हरिके। राज्य कौन सा है, पंजाब, ये ध्यान रखना है। सतलज और व्यास नदी का संगम होता है हरिके नामक स्थान पर, वहीं पर बनाया गया है हरिके बैराज, और ये स्थित है हरिके स्थान पंजाब राज्य में। कौन से राज्य से है, तो पंजाब, ध्यान रखना है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पूछा है आपसे, तो यहाँ पता चली गया है कहां से हुआ है, हरिके बांध से। नदियों का संगम भी ध्यान रखना है, सतलज और व्यास के संगम पर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर है, ये भी ढंग से याद रखना है आपको, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर। फिर देखो यहां पर वही प्रश्न है, देख लो, राजस्थान नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, पूछा है कब शुरू हुई, तो 31/3 है तो मार्च हो जाएगा, 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो प्रारंभ, यानी राजस्थान नहर, उसका प्राचीन नाम है इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या है, राजस्थान नहर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कब प्रारंभ हुई है ये, तो 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई है। ठीक है, अब इसके इंजीनियर कौन थे जिन्होंने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो कंवर सेन। कुंवर सेन जो भी आप याद रखो, कंवर सेन या कुंवर सेन, इसको याद रखना। इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है बीकानेर से। तत्कालीन बीकानेर रियासत के जो इंजीनियर हुआ करते थे कुंवर सेन, कंवर सेन, जो भी आपको याद रह जाए यहाँ पर ये। ठीक है, उन्होंने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी, और प्रारंभ कब हुई है, 31 मार्च 1958 को, जिसे हम इंदिरा गांधी कहते हैं वर्तमान में। इसका प्राचीन नाम क्या है, राजस्थान नहर। देखो, निम्न में से योजना अवकाश की अवधि है। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उस समय, जब भारत की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई, युद्ध वगैरह हुए, तो उस समय योजना अवकाश यानी पंचवर्षीय योजनाओं को ऐसा बंद नहीं किया गया था, उनकी जगह छोटी छोटी 1 वर्ष की योजनाएं लागू की गई थी, और उनकी अवधि थी 1966 से 1969। ठीक है, अब ए ऑप्शन देखना है अपने को, ये वाला 66 से 69 जहां दिख जाए, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब यहां देखो आप, पहली योजना अवकाश की अवधि है 66 से 67, 3 जो हो जाएंगे 66, 67, 67, 68 और 68, 69, 3 योजना अवकाश यहाँ हो जाएंगे। तो पहले की अवधि है 1966, 67, तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, योजना अवकाश की जो अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, द पॉपुलेशन बम का प्रकाशन एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, द पॉपुलेशन बम पुस्तक है। ठीक है, इसका प्रकाशन पूछा है भाई, प्रकाशन कब हुआ है इसका, 1968 में। ठीक है, ढंग से याद करना है इसको। अब प्रकाशन तक ठीक है, द पॉपुलेशन बम, इसका प्रकाशन 1968 में हुआ है, लेकिन अब ये पूछ सकता है भाई इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने है, तो इसके जो लेखक है वह है यहर लिच, यहाँ दिया हुआ है, देखो यहर लिच। ठीक है, इसी की तरह एक और पुस्तक आपको याद करनी है, देखो ऐसे क्लियर हो जाता है मामला। देखो, द लिमिट टू ग्रोथ, ये भी पुस्तक का नाम है, लिखने वाले लेखक कौन है, मिडोस व अन्य, ऐसे भी लिख सकते हो, और कब प्रकाशित हुई, 1972 में। पहले पढ़ा द पॉपुलेशन बम, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1968 में हुआ है। ठीक है, अब इस द पॉपुलेशन बम, इसका लेखक कौन है, यहर लिच। ठीक है, इसके अलावा एक और पुस्तक आपको यहां बता रहा हूं, द लिमिट टू ग्रोथ, ये किसने लिखी, मिडोस और अन्य या मिडोस ने लिखी है। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1972 में। अब ऑल क्लियर होना चाहिए, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, अब इसको सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है, नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ये कब प्रकाशित हुई है, पूछ क्या रहा है, प्रकाशित कब हुई है। देखो, पढ़ा हो तो याद होगा, 1987 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अब देखो, इसका अन्य नाम पूछ सकता है कि जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है, इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है ब्रटलैंड रिपोर्ट।
इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद कर लेना है। देखो आगे वही पूछा है, ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है? देखो इनका मानना था कि विकास ऐसा हो जो निरंतर, देखो विकास ऐसा हो जो निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। आपने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा विकास जो लगातार, निरंतर, सतत यानी लगातार या निरंतर चलता रहे, जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जो आवश्यकता है उसकी अवहेलना भी नहीं करनी है, ठीक है, और अपने कार्य को भी आगे बढ़ाना है। ये अपना सतत पोषणीय होता है, उसी से संबंध था किसका? ब्रटलैंड आयोग का, ठीक है। देखो गद्दी जनजाति के रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, यहां नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं अपने, ठीक है, तो ये सही करने हैं अपने को, कुछ भी हो जाए चाहे। गद्दी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? प्रश्न बना लेना है, बीच में सीधा आंसर मिलेगा। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं? गदियाली भाषा बोलते हैं। इनका संबंध कहां से? भरमौर जनजातीय क्षेत्र से। कब अधिसूचित किया गया था ये कमेंट कर देना, अभी पीछे नहीं जाना है, वीडियो देखने आपको वापस बैक में, ठीक है, पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई है? यहां प्रश्न बना दो सीधा कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई है? कब हुई है भाई? 1983 में हुई है, 83, ठीक है, याद करना है ढंग से। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रश्न बना रहे हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यहां आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। ढंग से याद कर लेना है प्रश्न। कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, संसाधनों के साथ साथ किस किस की आवश्यकता होती है? तो देखो एक तो तकनीक, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपको निवेश भी करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, पूंजी का निवेश करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका जो विकास है वो अच्छा रहेगा। आर्थिक विकास के लिए यानी आर्थिक विकास अच्छा रहेगा, अच्छे से विकसित हो पाएंगे, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती, इन्वेस्ट भी करना है हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ। अब देखो भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। यहां आप हिमाचल भी लिख सकते हो, प्रदेश पीछे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अपन हिमाचल, देख लो हिमाचल लिख दिया, ठीक है। के अब जिला पूछा है, जिला कौन सा हो जाएगा? चंबा। 2 तहसीलें होली और भरमौर, याद रखनी है, ठीक है, होली और भरमौर वहां की 2 तहसीलें हैं जो चंबा जिले में पड़ती है, और जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। एक तो भरमौर तहसील है खुद, और एक तहसील हो जाएगी आपकी होली, और इन दोनों कौन से जिले में स्थित है? तो ये दोनों हैं चंबा जिले में स्थित, और चंबा जिले कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहां अगर प्रश्न के हिसाब से देखो तो भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, लेकिन आपको याद रखनी हो तहसीलें वहां की, तो भरमौर और होली, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो इंदिरा गांधी नहर तंत्र की जो लिफ्ट नहरें हैं वह मुख्य नहर के, जो एक मुख्य नहर होती है वहां से जो लिफ्ट नहरें निकाली जाती हैं छोटी छोटी, वह किस किनारे से निकलती है? तो वो बाएं किनारे से निकलती है। अब बताओ सड़क पे कौन सी तरफ चलना चाहिए? तुम्हें पता होगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहां तो याद रखना है बाएं किनारे से निकालनी चाहिए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी वह किसी दूसरे पद पे रहते हुए, यानी प्रधानमंत्री जो होता है पीएम, याद रखना है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और इज्जत देने तो लगा दो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला कोयला मुख्यतः यानी मुख्य रूप से गोंडवाना, ये याद रखना है आपको, गोंडवाना और जो टर्सरी युग की चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है, याद कर लेना है। ऐसा कैसा है, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है कि कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना और टर्सरी जो युग है उसकी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यूरेनियम एवं थोरियम कौन सी ऊर्जा में प्रयोग लाए जाते हैं? तो ये नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग लाए जाते हैं भाई। यूरेनियम जो थोरियम आपके खनिज हैं, इनका जो उपयोग है वो कौन सी ऊर्जा में किया जाता है? नाभिकीय। अब पूछ रहे नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग किए जाने वाले 2 खनिजों के या खनिजों के नाम लिखे, तो लिखना है यूरेनियम और
थोरियम, ठीक है। महासागरीय धाराएं किसका, ऊर्जा का अपरिमित भंडार ग्रह है, यानी अथाह ऊर्जा इनसे प्राप्त की जा सकती है। खनिज, कौन से खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, तो ये तो अभी बताया था, जो अधात्विक खनिज मैंने बताया था, कोयला जो है वो कार्बनिक खनिज है, वो कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। तो कोयला कौन सा था, कार्बनिक। तो कोयला क्या था, अधात्विक खनिज। तो यहां लिखेंगे अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति। कोयला मतलब देना यहाँ कोयला खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के नहीं, अधात्विक खनिज, क्योंकि कोयला भी क्या है, अधात्विक खनिज। आगे देखो, खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लौह अंश की मात्रा के आधार पे बताया था, शुरू पहला प्रश्न था कि लौह अंश की मात्रा के आधार पे जो धात्विक खनिज है आपकी, कौन सी मात्रा, लौह अंश की मात्रा के आधार पे धात्विक खनिज हैं, उनको दो भागों में बांटा गया था, एक तो लौह और एक अलोह धातु खनिज। तो यहां क्या आ जाएगा, आपके धात्विक खनिज आ जाएगा, ठीक है। अब ढंग से पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो दोबारा देखना ही है, फिर तो देखते रहना फिर ऐसे। तो केरल राज्य में मोनोजाइट, थोरियम एवं बॉक्साइट कले के निक्षेप हैं, आपसे पूछ लेगा ये, ठीक है, कि मोनोजाइट, थोरियम एवं बॉक्साइट कले के निक्षेप कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस खनिज के जो कच्चा माल है, किस खनिज के कच्चा माल या किस खनिज को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, या सॉरी उद्योग है, यहाँ खनिज नहीं उद्योग, ये हो जाएंगे आपकी डोलोमाइट तथा जो चूना पत्थर है, ये ढंग से याद कर लेना आप तो, ठीक है। ये किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, तो सीमेंट उद्योग के लिए, ये अच्छे से याद कर लेना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है जो आपको याद होना चाहिए। मैं सीमेंट उद्योग में जो कच्चे माल है, दो नाम लिखिए कोई, तो आपको डोलोमाइट, चूना पत्थर ये आपको याद रखने हैं। कौन सी घाटी में खनिज तेलों, तो असम घाटी में, ये तो याद होगा इसे, असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं। हमारे देश में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं, एक तो दे रखा है मैग्नेटाइट, और एक कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही लौह अयस्क के प्रकार हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये ढंग से याद कर लेना आपको, भारत में जो लौह अयस्क के प्रकार हैं वो दो कौन कौन से पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देखो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ओडिशा है, ये तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है, कि ओडिशा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगला बॉक्साइट, ठीक है, इसकी बात करेंगे। मुख्यतः टर्शियरी निक्षेप में पाए जाते हैं और लेटराइट चट्टानों से संबंधित, यहां तक तो कोयला घूमेगा दिमाग में, कोयला आंसर होगा, ठीक है। इधर देखो, लेटराइट चट्टानों से मुख्य रूप से जो संबंध है वो बॉक्साइट का है, ध्यान रखना है। फोटोवोल्टाइक जो सेल है उनसे विपासित है, ये विपाप नहीं है, विपासित जो सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ठीक है। और देखने के लिए धन्यवाद, काम तो आपके आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, ठीक है।